मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जो कि आइस का एग्जांपल लिया हुआ है। तो जब हम आइस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है और पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैक्सिमम होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और जो उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ने लग जाते हैं और कुछ टाइम बाद जो आइस होती है वो क्या करती है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसके बाद जब हम और हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होता है कि जो आपकी मेल्टिंग है, एक टाइम बाद सारी की सारी आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि हम सिस्टम को कंटिन्यूअसली हीट देते हैं। तो कंटिन्यूअसली हीट देने से क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। और धीरे धीरे जब हम और हीट देते हैं तो जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इस प्रोसेस को और डिटेल्स में समझाने के लिए इसका एक ग्राफ प्रिपेयर किया है जिससे आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज ड्रॉ द ग्राफ। तो यहां पे मैं एक्स एक्सिस पे तो ले रही हूं हीट, ये एक्स एक्सिस पे मैं ले रही हूँ हीट, ठीक है, हीट सप्लाइड। जो आप हीट सप्लाइड कर रहे थे उसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो जब आपने आइस हमने जैसे ही रेफ्रिजरेटर से स्टूडेंट निकाली थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लीजिए। तो जो आइस का टेम्परेचर उस टाइम पे होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, -15 डिग्री भी हो सकता है, 12 डिग्री माइनस हो सकता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आइस का टेम्परेचर जो मैंने नोट डाउन किया है वो मैं ले रही हूँ और वो है -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ये आपको O पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस O पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है आपका -15 डिग्री टेम्परेचर और इस टेम्परेचर को मैं T0 कह रही हूँ और यहाँ पे जो आइस है वो कैसी है, सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद क्या हुआ कि आप हीट देते जा रहे हैं सिस्टम को। तो जब आपने हीट दी तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आपके पास कुछ टाइम बाद आपने देखा कि आपकी जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने उस टेम्परेचर को भी नोट डाउन किया और उस पॉइंट को मैंने कहा A पॉइंट और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आता है वो कहलाता है T1 टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर जब आप इसे मेजर करते हैं तो ये आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आप कंटिन्यूएशन में हीट दे रहे हैं और फिर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे सारी की सारी जो आपकी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे भी जब आप टेम्परेचर रीड आउट करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। कितना रहता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूअस आप सब हीट सप्लाई करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर होता है अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा 20, 30, 50, 70 और यहाँ पे आते आते जब आपका C पॉइंट पहुँचता है तो C पॉइंट में आपके पास क्या होता है कि आपके पास C पॉइंट में क्या होता है कि C पॉइंट में आपके पास
वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो आप टेम्परेचर रीड आउट करते हैं वो आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इससे बाद क्या होता है, इसके बाद जब आप और हीट देते हैं सिस्टम को तो क्या होता है कि डी पॉइंट पे आते आते आपका जो वाटर होता है वो सारा की सारा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। डी पॉइंट पे आपके पास वाटर वेपर बचती है, ठीक है। और आप जब यहाँ पे टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी आपका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। आप कंटिन्यूएशन में हीट भी हम प्रोवाइड कर रहे थे, इसीलिए हम हीट को भी डिनोट कर देते हैं, हीट कैसे कैसे वेरी करती है। तो यहाँ पे यहाँ तक Q1 अमाउंट की हीट है, Q2 अमाउंट, Q3 एंड Q4 अमाउंट की हीट आपके पास रहती है। तो एट पॉइंट ए पे मैंने कहा कि मेल्टिंग स्टार्ट होती है, मेल्टिंग स्टार्ट्स। तो ये जो ए पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फॉर आइस इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन ऑल्सो राइट 273.15 केल्विन्स। अभी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली melting point is the minimum temperature at which solid converts into liquid at its atmospheric प्रेशर। तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। Melting point temperature is also the indication of the strength of forces of attraction between the particles। यानी कि ये क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है कि जो आपके सॉलिड के आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। फॉर अ प्योर सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। हर सॉलिड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और आइस के केस में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे क्या है, हमारे पास आइस है। अब हमने यहाँ पे कंटिन्यूएशन में हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और बी पॉइंट पे क्या होता है कि पूरी की पूरी जो आपकी आइस है वो वाटर में चेंज हो जाती है। तो जो आपका ये बी पॉइंट है, इस पे क्या होता है, एट पॉइंट बी इट इज वाटर, ओके। तो जो बी पॉइंट है उस पे भी आप देख रहे हैं कि ए से लेकर बी के बीच में जो राइजिंग टेम्परेचर है वो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि हम सिस्टम को कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर तभी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो आपकी ये हीट है, दिस हीट इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस। ये जो आइस है ये बेसिकली क्या काम कर रही है, ये जो हीट है बेसिकली ये क्या काम कर रही है, ये जो आइस के
पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो उसको तोड़ने में इस हीट को टाइम भी लग रहा है, और जब ये हीट उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ही लगी हुई है तो सिस्टम के टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं हो रहा है। इसीलिए इस हीट को हम कहते हैं हिडन हीट, इसको हम कहते हैं हिडन हीट, और इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, लेटेंट हीट, the amount of heat required to convert 1 kilogram of solid into liquid at its melting point and atmospheric pressure। तो आपकी जो लेटेंट हीट है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्योंकि आइस को वो फ्यूज कर रही है, गला रही है। और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट and at atmospheric pressure। okay, so आइस के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन for ice is 3.34 into 10 की पावर 5 जूल पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ओके, और स्टूडेंट एक चीज आप नोट करिएगा कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो ये हिडन हीट है, ये सिस्टम के टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में ही लगी रहती है। ठीक है, तो इस पॉइंट तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको। ए से लेकर बी के बीच में आपने देखा कि हीट देने के बाद भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर भी टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास आइस है और यहाँ पे आपके पास वाटर है, और आपने एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपके पास आप ऑलरेडी दे चुके, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट, the particles of water at 0 degree centigrade will be at higher energy as compared to the particles of ice at the same temperature। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि at 0 degree centigrade temperature the particles of water absorbs some amount of energy in the form of latent heat of fusion, and that's why they have more energy as compared to the ice। Clear to all of you? Okay? अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट बी पे हमारे पास क्या था, वाटर हमें मिल गया था। अब हमने क्या किया, अब हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं। तो हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं। बी पे हमारे पास वाटर है और यहाँ पे हमारे पास वाटर है। यहाँ पे वाटर बनना स्टार्ट हुआ था, बी पॉइंट पे वाटर बनना स्टार्ट हो गया था,
और यहाँ पे जैसे जैसे आपने यहाँ पे आपका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और सी पर आपका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब आप कंटिन्यूअसली सिस्टम को हीट प्रोवाइड करा रहे थे तो टेम्परेचर कैसे राइज कर रहा था, यहाँ पे कुछ हुआ होगा, फिर 40 रहा होगा, फिर 60 रहा होगा, फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया होगा, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया होगा। तो जैसे ही एट पॉइंट सी पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है तो वो क्या होता है, इस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ water. And students, in case of water the boiling point is 100 degree centigrade temperature. तो C पे जो आपका टेम्परेचर है वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट temperature, the temperature at which boiling starts is known as boiling point temperature. And student, boiling is the bulk phenomena. bulk phenomena कहने का क्या मतलब है कि जब boiling आपकी हो रही है, इस बीकर के अंदर जब आपका पानी आपको मिल गया, वाटर मिल गया, तो क्या होगा, आप कंटिन्यूएशन में हीट दे रहे हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स इस वाटर में प्रेजेंट हैं वो सारे पार्टिकल्स जो है उनको एक एनर्जी मिलती है, और जो आपकी बॉइलिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक जाती है। तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉइलिंग में। तो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इन केस ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब आपको यहाँ पे आपका वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया, अब बॉइलिंग शुरू हो गई और आप कंटिन्यूएशन में हीट दिए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपका सारा की सारा जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, आपको वाटर वेपर्स मिलती है। तो डी पॉइंट पे आपको क्या मिल रही है, डी पे आपको वाटर वेपर्स मिलती है। अब सी और डी के बीच में, पॉइंट सी और डी के बीच में यहाँ वाटर है और यहाँ पे आपके पास वाटर वेपर है। यहाँ पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और हम इसको कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था कि जब हम हीट प्रोवाइड करा रहे थे तो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जब ये हीट आप इनको दे रहे हैं तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए ही ये हीट लगी रहती है, और जब ये हीट पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ही ब्रेक करने में लगी रहती है, तो फिर ये सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती। और यहाँ पे जो आपका हीट होती है, इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is the amount of heat required to convert 1 kilograms of water into the water vapor, and the latent heat of vaporization, the latent heat of vaporization for water is 22.59 into 10 की पावर 5 जूल पर केजी। इसका मतलब ये हुआ
कि 1 किलोग्राम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 22.59 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to convert water into water vapors. Okay, so now I think the latent heat of fusion and latent heat of vaporization is clear to all the students. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं और 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगी जो आपके एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। ये आपका A और B पे, यहाँ पे आपके पास आइस है और यहाँ पे आपके पास वाटर है। तो आपसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी या आइस के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एब्जॉर्ब some extra amount of energy in terms of latent heat of fusion, so they have more energy as compared to the particles of ice at the same temperature, which is 0 degree centigrade temperature. एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपके पास C और D के बीच में जो आप टेम्परेचर्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी 100 डिग्री है और यहाँ पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहाँ पे आपके पास वाटर है और यहाँ पे आपके पास वाटर वेपर्स है। तो आपसे ये पूछा जाता है, वाटर वेपर अब स्टीम बन चुकी है इसलिए अब हम स्टीम लिख सकते हैं। ये पूछा जाता है कि स्टीम विच विल गिव सीवियर बर्न, स्टीम और वाटर। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टीम जो होगी वह आपकी स्किन को ज़्यादा जलाएगी एज कम्पेयर टू दी बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ heat in the form of latent heat of vaporization, so they will have more energy as compared to the particles of boiling water at the same temperature. So student, here I think the melting point, the latent heat of fusion, the boiling point and the latent heat of vaporization is clear to all of you. If you have any question you can ask me. Okay, so thank you so much.